मेरा नाम जिज्ञासु है। मैं जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए घर में कितना कैश रखा जा सकता है। जिज्ञासु, ये आपका नहीं बल्कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम घर में कितना कैश रख सकते हैं, इसके लिए आरबीआई के क्या रूल हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या रूल हैं। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेहनती किसान के बारे में है, जो कि बड़ी मेहनत करके एक एक रुपया फसल का बचाता है और उसे अपने बिस्तर के नीचे एक धूल भरे बॉक्स में रख देता है। लेकिन अचानक एक दिन उसके पड़ोसी के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है और उससे बहुत सी कैश जो है, नकदी जो है वो बरामद होती है, जिससे कि उसकी नींद उड़ जाती है। तो वो गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाता है। वह व्यक्ति उसे बताता है कि देखो, सूर्य हमें जीवन देता है, लेकिन सूर्य की किरणें जमा करने से आप गर्म नहीं रह सकते हैं। कैश आपके पास होना अच्छा है, लेकिन सुरक्षा और शांति उससे भी अच्छी है। तो इस रिमार्क के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश में डीलिंग करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि आप कितने कैश में डीलिंग कर रहे हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत से मेथड हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, वो किसी व्यक्ति के घर पे छापा मारता है और वहाँ से जो कैश बरामद होता है, जो नकदी बरामद होती है, उसे जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। दूसरा सोर्स है थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, जैसे कि बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर आप जहां से माल खरीदते हैं कि आप कितनी पेमेंट जो है वो कैश में कर रहे हैं, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादातर कैश में डील करता है। तो उसके लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर में आप कितना कैश रख सकते हैं, इसके लिए आरबीआई की क्या लिमिट है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या लिमिट है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस ना आए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। आप घर पे कितना कैश रख सकते हैं, इसके लिए आरबीआई के द्वारा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रूल बनाए गए हैं। आपको उन रूल को समझना है। यदि आप उन रूल को समझते हैं तो भले ही आप घर पे 50 लाख रुपया रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप उन रूल को नहीं समझते हैं तो यदि आपके घर में मान लीजिए 5 लाख रुपया भी मिलता है तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। तो चलिए हम इन रूल को समझते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रूल बनाया गया है कि जैसे ही आप 20 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट अपने बैंक में जमा कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं, तो इसकी जानकारी बैंक के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इन्वेस्टिगेशन करता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो आपको उसके बाद सोर्स बताना होता है, क्या आपने किसी दोस्त से लोन लिया है या फिर आपको कोई गिफ्ट मिली है या फिर कोई और ट्रांजैक्शन है जो कि आपने की है। तो यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें अपनी इनकम दिखाते हैं, उस इनकम में से आपका कुछ कैश बचा हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है आपने। लेकिन यदि आप ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अनएक्सप्लेन रहती है, आप इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस कैश को जब्त कर लिया जाता है और इनकम टैक्स की पेनल्टी लगाई जाती है। इसी प्रकार यदि आप मान लीजिए कैश निकालते हैं बैंक में 20 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा गया पोस्ट ऑफिस से, तो इस केस में भी आपको पैन नंबर देना होता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो आपने कैश निकाला है ये क्यों निकाला है और कहाँ पे आपने इसका यूज़ किया है। तो इस केस में भी आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं कि आपने जो कैश है वो कहाँ पे यूज़ किया है, उसके जो बिल है वो प्रोड्यूस करने होते हैं। तो इस केस में भी यदि ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन रहती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है।
यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पे कैश मिलता है और वो कहता है कि ये अमाउंट तो उसने लोन पे लिया है अपने दोस्त से या फिर अपने रिश्तेदार से, तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट लोन में नहीं ले सकता है कैश में। इसके लिए उसे बैंकिंग चैनल से ही लोन लेना होता है, जैसे कि या तो NEFT करा के, RTGS करा के, चेक के थ्रू या UPI एक्स्ट्रा थे, लेकिन वो कैश में 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकता है या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसके घर में जो पैसा मिला है उसने प्रॉपर्टी सेल की थी, उसका अमाउंट उसने कैश में लिया है, तो यहाँ पे भी हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स में रूल दिया गया है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आप प्रॉपर्टी के लिए कैश में नहीं ले सकते हैं। आपको ये अमाउंट भी बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है, जैसे कि NEFT, RTGS, UPI या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा या चेक के द्वारा। तो इस केस में यदि आप अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं कैश में लिमिट से ज़्यादा, जैसे कि 20,000 से ज़्यादा, तो जितना अमाउंट आप एक्सेप्ट करेंगे उतने अमाउंट की इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जाएगी। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का अमाउंट एक्सेप्ट किया है कैश में, तो 3 लाख रुपए की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा जब भी आपको लोन रिपे करना है तो वो भी आप 20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का लोन कैश में नहीं दे सकते हैं, आपको बैंकिंग चैनल के द्वारा ही उसे पे करना होता है। क्या आप किसी और ट्रांजेक्शन के लिए कैश रिसीव कर सकते हैं? दोस्तों, आपसे 2 लाख रुपए तक ही अमाउंट रिसीव कर सकते हैं किसी व्यक्ति से एक दिन में। यदि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करते हैं तो उस केस में अलाउड नहीं है इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई गाड़ी सेल की है, आप 3 लाख रुपया कैश में नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार किसी इवेंट या फिर ओकेज़न के लिए भी आप अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की बर्थडे पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और क्या उस केस में आप 3 लाख रुपया कैश में ले सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि आप किसी इवेंट या ओकेज़न के लिए 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं, आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है। तो जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति की रेड कंडक्ट की जाती है या इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो जो कैश है उसके सोर्स पूछे जाते हैं, कैश कहाँ से आया, किस व्यक्ति से आया। तो यदि आप कहते हैं कि कैश आपको मिस्टर एक्स ने दिया है, तो उस केस में उस व्यक्ति को भी सम्मन जारी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उससे डिटेल मांगी जाती है कि उसके पास ये सोर्स कहाँ से आया कि वो आपको कैश में पेमेंट कर सके। इस प्रकार इन्वेस्टिगेशन करके यदि पता लगता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो अनएक्सप्लेन्ड है या फिर आपका कैश क्रेडिट जस्टिफाइबल नहीं है, आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं की है, या रिटर्न फाइल तो की है लेकिन उसमें इनकम आपने अंडर रिपोर्ट की है, कम करके दिखाई है, या मिस रिपोर्ट की है यानी कि गलत करके दिखाई है, तो उस केस में 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कौन सा व्यक्ति कितने कैश में डील करता है, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग भेजी जाती है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि बैंक के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा। जैसे कि कोई व्यक्ति पूरे साल में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करता है सेविंग बैंक अकाउंट में, या फिर 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा की FD करा लेता है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ ही 10 लाख रुपया जमा किया है या FD कराई है। यदि आप मान लीजिए 2-2 लाख रुपया करके भी जमा कराते हैं या FD कराते हैं और उसका पूरा अमाउंट पूरे साल में 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास करंट अकाउंट होता है, यदि वो उसमें जमा करा रहे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करके आपसे पूछता है कि जो कैश आपके पास था इसके सोर्स क्या हैं, और इसके लिए आपको पार्टी की डिटेल भी देनी होती है जहां से कि आपने ये सोर्स इकट्ठे किए हैं। तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। तो यहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि इसके लिए आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि आपने जो घर पे कैश रखा है उसके सोर्स क्या हैं। जैसे कि यदि हमारा कोई किसान भाई है, उसने अब कोई फसल बेची है, तो जेब फॉर्म जो है वो इशू किए जाते हैं, तो उसकी डिटेल आप अपने पास रखें कि वहाँ से आपको ये कैश जो जनरेट हुआ है, या फिर अपने बैंक से कैश निकाला है तो बैंक की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं या फिर जो बिल है वो काटते हैं, तो उसके आप डॉक्यूमेंट अपने पास रखें ताकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई इंक्वायरी आए या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो आप ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये कैश जो है वो कहाँ से आया और इसके सोर्सेज क्या हैं।
आपको ये रिकॉर्ड कई सालों तक मेंटेन करके रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है जो कि टैक्स से बच गई है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल के अंदर कभी भी नोटिस जारी करके इन ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है। लेकिन यदि इनकम 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा की टैक्स से बच गई है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल तक कभी भी नोटिस जारी करके इन ट्रांजैक्शन की डिटेल आपसे मांग सकता है। इसलिए जब भी आप कैश में कोई डीलिंग करें या फिर कैश जो है बैंक में जमा कराएं या फिर बैंक से निकाल लें तो उसके रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकें। सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर करंट बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने के लिए या फिर कैश निकालने के लिए क्या रूल दिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में भी दिया है। तो आप इसे देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको सस्मेट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।